नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे, जो हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। और ये यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड है। जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अनुसार, उसके सिलेबस के अनुसार ये बनाया गया है। ठीक है। और इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट से फैक्ट के, जैसा कि पैट में सवाल पूछा जाता है, उसी के फैक्ट के अनुसार हमने ये वीडियो बनाया है। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये सिर्फ ये जो पैट के सिलेबस के अनुसार को ही बनाया गया, तो हम उसको ही देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग अ, एक दो महीने का, एक डेढ़ महीने का टाइम है और आपके पेट का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है। तो उस पेट के एग्ज़ाम में जितना भी सिलेबस आपका दिया गया है, तो वो सिलेबस को अकॉर्डिंग में ये वीडियो जो है, वीडियो की सीरीज लगातार आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है। और आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और जैसा कि हिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है। तो ऐसी लगातार आपको हर सब्जेक्ट के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। और सिर्फ इसी वीडियो से या यही सिलेबस से आपको जो पैट का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम है उससे आने वाले हैं, क्योंकि इसमें मैंने फैक्ट ही उठा के रखे हैं। कोई लंबी वीडियो नहीं होने वाली। ठीक है। तो अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक नाम देखते हैं। तो एक नाम है ये हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। यह कितने नामों से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को? तो सबसे पहले देखते हैं, एक एक नाम है जो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही नाम है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो इसके कई नाम है। जैसे इसमें क्या बोलते हैं उसको, जब कांस्य युगीन जो है, कांस्य इसमें धातु के रूप में इसको उपयोग करने लगे थे, तो इसलिए धातु के अनुसार अगर देखा जाए तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और एक नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। और इसके अनुसार इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सरस्वती नदी पर भी सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है। तो अब देखते हैं सरस्वती सभ्यता। ठीक है। तो इसके अनेक नाम हैं, इसी प्रकार से ऐसे कई एक नाम हैं। तो ये नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, जबकि प्रचलन में सबसे ज़्यादा तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है। तो अब ये देखते हैं, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का शब्द का नाम, जो शब्द का प्रयोग किया था, या जो एक पहले विद्वान थे जिन्होंने, जॉन मार्शल थे, उन्होंने क्या किया, सिंधु घाटी सभ्यता इनको इसका नाम दिया, क्योंकि ज़्यादातर ही सिंधु नदी पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसलिए जॉन मार्शल ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ठीक है। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने इसका उत्खननवाद किया था। तब ये सभ्यता देखने को मिली थी। और ये सभ्यता कितनी है, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व इसमें दिखाया गया है। लेकिन ये लगभग यानी 1500 आप एक दायरे मान के चलिए, क्योंकि अभी भी इसके उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है। अभी भी उतार चढ़ाव, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन लगभग में उतार चढ़ाव अभी भी है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे वो मिल रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं बीसी, जैसे बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब है, जो बीसी लिखा हुआ, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है जो क्रिश्चियन धर्म के जो वो थे, मसीहा जिन्हें बोलते हैं, जो फॉल वो थे, ईसा ईसा मसीह, वो उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले के हो गए बिफोर क्राइस्ट। और जो इधर से आ गए वो आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है। एडी में, बीसी में बिफोर क्राइस्ट, और एडी में है आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है। यानी क्राइस्ट के पास। ठीक है। तो उनका जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म के अनुसार ये उस सन को एक मान लिया गया था, कि वहाँ से एक सन लागू हुई। अगर उसके पीछे की बात है तो उसको ईसा पूर्व में रिलेटेड करते हैं। ठीक है। तो ये डायमेंशन है, जैसे हम बना के दिखाते हैं, ये ए सी नहीं, एक मिनट, इसको हम देखते हैं, बीसी से देखते हैं। पहले बीसी, एक लाइन ड्रा कर ली। ठीक है। ये एरा है, ये है 2500। ठीक है। जो है बीसी की बात है ये, लगभग में। ठीक है। 2500 1500 बीसी की बात है। और बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद यहाँ पर कोई समझ लो, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो जीरो है, तो इधर ये
क्या इधर ये बिफोर यानी बीसी बताया जाएगा, इधर एसी यानी आफ्टर क्रास्ट बोला जाएगा इधर की ओर, ठीक है। तो ये आफ्टर क्रास्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अभी कितनी है, 2022 है। अगर आप 2022 में निकालें इसको तो 2500 इधर, 2500 के इधर और 2000 ये, तो लगभग कितने हो गए, 4500 वर्ष, ठीक है। 4500 वर्ष पहले की बात है, यानी 4500 वर्ष पहले की ये बात है, ठीक है। तो ऐसे हम एरा निकालते हैं, इस तरीके से हम इसके डेट और तारीख को डिफाइन करते हैं। तो डेट और तारीख को डिफाइन करते हैं लगभग में, इसको हम डिफाइन करते हैं लगभग में, ठीक है। कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं खोजें हो रही हैं और कहीं कहीं अभी भी इनकी कुछ रेडियो कार्बन से इनकी जो एज का पता लगाया जा रहा है वो अभी भी वैसा निकल रहा है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पश्चिम में सुत्का गंडोर जो बलूचिस्तान में है, और पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है, तथा उत्तर में मांडू जो जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में है दायमाबाद जो नर्मदा नदी तक फैली है, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। हम देखते हैं इसकी संरचना बनाकर देखने हैं इसका आकार कैसा था। इसका आकार एक त्रिभुजा आकार का था, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी विकसित विकसित थी, वो कैसी, त्रिभुजा आकार में विकसित थी, ठीक है, एक त्रिभुज के आकार का। और नीचे कच्छ का स्थान था, और ऊपर क्या, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अब इसके देखते हैं इसी प्रकार से ये भारत का हिस्सा है इधर का, और उधर पाकिस्तान का हिस्सा है, जो आज का पाकिस्तान और वो आज का पाकिस्तान और आज का भारत है। पहले तो पाकिस्तान और भारत कोई था ही नहीं, ठीक है। ये तो आज़ादी के बाद, बंटने के बाद ये हुआ था, पहले तो एक ही था। तो इसमें ये देखते हैं, तो ज़्यादातर ये सभ्यता कहाँ है, पश्चिम, वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, जो पश्चिम की ओर है, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल था इसका, जो नॉर्थ साइड में जो मांडा मांडा था, वहाँ पर एक अफगानिस्तान में ये पड़ता था, बॉर्डर था, वहीं पर ये जो इसका उत्तरी साइड थी, यानी उत्तरी उत्तर की ओर सबसे अंतिम बिंदु था, वो था मांडा, ठीक है। और पश्चिम की ओर है जो, वो सत्का गंडोर है, और पूरब की ओर है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो साउथ की ओर है, साउथ की ओर है, मतलब दक्षिण साइड है, तो दक्षिण में कहाँ, नर्मदा नदी तक ये सभ्यता थी, जो नर्मदा नदी जो कहाँ पर है, इसका अंतिम बिंदु है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, और जो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। और इधर आ जाइए, ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आलमगीरपुर तक है, ये सभ्यता विकसित थी आलमगीरपुर तक। आलमगीरपुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो सुतका गंडोर था, तो सुतका गंडोर कहाँ पर था, ये पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का हिस्सा था उसमें ये पाया गया था, ठीक है। यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले थे, कि घोड़े के, लेकिन ये साबित हुआ कि घोड़ा जो है, घोड़े पे कांस्ययुगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता घोड़े पे आधार पर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों के कुछ घोड़े के साक्ष्य मिले थे, जो बलूचिस्तान में हिस्सा है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये था सदर्न वो है साउथ है, वो दक्षिणी बिंदु, और ऊपर है उत्तरी बिंदु, और इधर है पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ठीक है। इस तरीके से ये सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। तो ये सभ्यता लगभग 1500 1600, मतलब 15, लगभग 1000 1200 साल है, सही है, ठीक है। और इसको माना जाता है, इसका जो एरिया था 3,42,000 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर के लगभग था, जो एरिया था इसका लगभग में है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी भी इसकी जो
खोजें हो रही हैं, तो अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ वो साक्ष्य मिल रहे हैं, इसलिए इसको, और ना तो ये चीज़ एग्जाम में आपके में आएगी, और ना ये कोई जो चीज़ शंका में है, जो चीज़ लगभग में है, वो कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती। हाँ, लगभग करके भले ही पूछें, ठीक है। और ठीक है, ये है, ये रहा उसका भौगोलिक आकार। अब हम देखें कि पहला हमने देख लिया भौगोलिक आकार। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं, जो कौन कौन से फैक्ट कवर करने हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो ये भौगोलिक आकार हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे नदी और शहर, ठीक है, यानी कौन सी नदी कौन से शहर पर है। ये हमारे क्या इम्पोर्टेंट एक सिलेबस के तौर पर डायमेंशन में को इतना तो अवश्य पढ़ना ही पढ़ना है। इस डायमेंशन से हमको, इस नज़र से हमको देखना है, ठीक है। तो अगला है तीसरे नंबर को। तो तीसरे नंबर क्या है कि स्थान देखना है, ठीक है। स्थान से क्या क्या प्राप्त हुए, कौन से स्थान से क्या चीज़ प्राप्त हुई, ठीक, कौन से साक्ष्य मिले या कौन से पुरातत्वक वस्तुएं मिली हैं जिससे हम इसका सही पता लगा सकते हैं, और जिससे हमारी ये सभ्यता का अनुमान लगाया गया, ठीक है। फिर उनका देखते हैं व्यापार कैसा था, ठीक है, ये डायमेंशन है। फिर व्यापार के बाद हम देख सकते हैं उनको नापतोल व्यापार, मतलब वो कैसे करते थे, नापतोल उस टाइम पर क्या था, ठीक है। तो अगला देखते हैं कि उसका क्या है कि रहना, जो रहन सहन या इसको कला संस्कृति के उसमें देख लेते हैं डायमेंशन में कि उनकी कला संस्कृति क्या थी, उनके संस्कार क्या थे, वो रहन सहन में कैसे थे। तो हम ये देख सकते हैं ज़्यादातर इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन, जितने ये टॉपिक हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले, बहुत ज़्यादातर इन्हीं से बनने वाली, लगभग यही है, ठीक है। और जो यूट्यूबर हैं बहुत बहुत 4 4 5 5 घंटा की वो सिर्फ अकेली सिंधु घाटी सभ्यता में वीडियो बना डालते हैं, और आज दिन तक हमने भी यूपीएससी की तैयारी की, उसमें साला उनके वीडियो से एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं मिला। लेकिन जो आपके लिए, अब हम इसके पतन के कारण भी और देख सकते हैं पतन कैसे हुआ, ठीक है, तो हम बता रहे थे। तो जैसे उनका जो भी था, जो सिर्फ ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो एनसीईआरटी से मिलते हैं, वो उसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और हम इसकी तैयारी कैसे करें। इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, और उस एग्ज़ाम के लिए आपकी एक रामबाण है, क्या है, रामबाण, बोलते नहीं रामबाण बहुत ही अचूक था। रामबाण एक अचूक था जो किसी भी यानी कहीं भी कभी यानी चूकता नहीं था। रामबाण इलाज बोलते हैं उसको, यानी वो हमेशा होने वाला है। इसीलिए देखते यूपीएससी पैट हो, क्लास 10 से, मतलब जो भी यूपीएससी पैट हो, या और भी एग्ज़ाम हो, या जो भी एग्ज़ाम हो, एक्स वाई जेड यूपीएससी, आर ओ ए आर ओ, या जो भी हो, जैसा भी हो, वो सब सब आपके इसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पढ़ें इसको। तो पढ़ने में केवल क्या है, हम सिर्फ सलाह देते हैं कि केवल आप एनसीईआरटी पढ़िए, केवल आप एनसीईआरटी पढ़िए, और एनसीईआरटी के में जो जो फैक्ट दिए गए हैं वो आप फैक्ट उनको ही देखिए, ठीक है, उनको याद रखिए, और इनको याद रखिए, ओनली फैक्ट याद रखिए, क्योंकि ये फैक्ट का एग्जाम है। तो फैक्ट में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, इसमें सिर्फ फैक्ट फैक्ट आते हैं, ठीक है। तो आप इसको फैक्ट देखें, और 6 से लेकर 12 तक की केवल एनसीईआरटी ही पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया क्लियर होगा, आपको समझ में भी बहुत अच्छा आएगा, बड़ी बारीकी से समझाया भी गया है इसमें। और कोई भी एग्ज़ाम हो उससे इसी से आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो भी हो पूरे इंडिया में, यानी एनसीईआरटी बनाई किसके लिए गई, जो एनसीईआरटी बनाई ही इसलिए गई है कि जो एक पहले सिलेबस अलग अलग था, कुछ बच्चे अलग पढ़ रहे, कुछ बच्चे अलग पढ़ रहे, और में एग्जाम में कुछ आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक एनसीईआरटी का क्रम बना के तैयार कर दिया। ये एनसीईआरटी का इसीलिए क्रम बनाया गया है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। कोई बुक से आप परेशान मत होइए, कोई भी बुक नहीं पढ़िए, कोई भी कुछ नहीं पढ़िए। हाँ, पढ़ने के लिए उसमें जानकारी तो अच्छी होगी अगर कोई बुक होगी, लेकिन फिलहाल इसमें यही बताया गया कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो अब हम देखते हैं इसका भौगोलिक विस्तार, जो ये दिया गया है, ठीक है। ये भौगोलिक विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता को, और ये नदियाँ हैं, ठीक है, जितने भी ये नदियाँ आई हैं। ये मांडवा है, ठीक है, मांडवा जो अफगानिस्तान का इसका उत्तरी बिंदु है, ठीक है। तो ये दिया गया है। इसके बाद इसमें जो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु
जितने भी बिंदु है यहाँ यहाँ पर ये शहर हैं और ये जो नदियाँ दी गई हैं जो 5 नदियाँ हैं, सरस्वती, सिंधु नदी और सिंधु नदी, सरस्वती नदी और झेलम, चिनाब, घग्गर, ठीक है, और भोगवा, ये कई एक नदियाँ हैं जो इससे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं और इनसे आने वाले जो भी वो हैं क्वेश्चन बनने वाले हैं, इन्हीं ज़्यादातर बनते हैं क्वेश्चन शहर और नदी से, यानी कौन सा शहर कौन से नदी पर है, कोई सब मतलब जो पुरातात्विक चीज़ मिली है वो कौन सी मतलब नदी से या कौन से स्थान से मिली थी, उनकी ग्रेड सिस्टम क्या था, उनका रहन सहन क्या था, तो यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। तो इधर जितने भी दिए गए हैं ये आप नाम ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार इनको देख जरूर लीजिए, ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसका पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा वो रिलेटेड है, कौन रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसमें गांव या शहर का नाम दे देते हैं, तो उस ऑप्शन में उसमें छांटना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ये दक्षिणम बिंदु कहाँ था, दक्षिण बिंदु जो नर्मदा नदी पर, ये नर्मदा नदी गई है जो यहाँ पर दायमाबाद उस नर्मदा नदी पर विकसित है, और ज़्यादातर नदियों पर ही गांव विकसित थे क्योंकि वहाँ पर कृषि के लिए हमें पानी मिलता था, ठीक है। और ये आलमगीरपुर है, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो कृषि के लिए उनको पानी मिल जाता था, पीने के लिए भी पानी मिले, तो ज़्यादातर सभ्यताएं हैं। और पहले ये नलकूप ट्यूबवेल तो थे नहीं, तो इसलिए पहले जो सभ्यताएं थी वो नदी के किनारे ही बसी हुई थी, ठीक है। तो नदी किनारे ये रहा नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, और ये रहा ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये सभ्यता है जो त्रिभुजाकार में प्रदर्शित की गई है, ये त्रिभुजाकार सभ्यता है, ठीक है। अगर एक कई बार क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि कौन सी सभ्यता कैसे आकार की थी, तो ये त्रिभुजाकार की सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इससे आप देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमुख शहर हैं जो, और शहर के नाम, और उस नदी को देखते हैं कौन सी नदी पर है, उसमें पुरातत्व महत्व क्या है, उनमें उस स्थान से क्या क्या चीज़ हमें प्राप्त हुई, ठीक है। तो हड़प्पा देखते हैं सबसे पहले, जो हड़प्पा कौन सी रावी नदी पर स्थित था, और इसमें क्या मिला था, 6 अनाजों की एक पंक्ति और देवी माता की मूर्ति, ठीक है। ये ध्यान रखना, सिर्फ हड़प्पा से 2 ही चीज़ें मिली हैं, 6 अनाजों की पंक्ति और देवी माँ की मूर्ति, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है और वो सिंधु नदी पर स्थित है, यहाँ सबसे बड़ा क्या, यहाँ ज़्यादा पुरातत्व वो मिले हैं क्योंकि यहाँ अनाज और अनाज के लिए अन्नागार था, स्नानागार था, पशुपति महादेव की मूर्ति मिली, दाढ़ी वाले बाबा आदमी की मूर्ति मिली, और एक नर्तकी कांस की मूर्ति थी, इसलिए यह पता चलता था ये कांस्य युग में थी, ठीक है। तो यहाँ पर अनाज एकत्रित होता था, यहाँ मार्केट था, यहाँ बाजार लगता था, तो क्या हुआ, यहाँ अन्नागार बहुत बड़ा स्थित था, ठीक है। और आपने शायद एक मोहनजोदड़ो फिल्म भी नहीं देखी हो, तो आप देख लेंगे, और अगर देखी हो तो आप उसको याद करिए कि वहाँ पर जो क्या क्या यानी किस किस प्रकार से दिखाया गया, ठीक है। तो लोथल, लोथल कहाँ पर है, ये गुजरात पर है, और ये भोगवा नदी पर स्थित है लोथल। और लोथल में कहाँ, बंदरगाह और दोहरी कब्र का वाले टेराकोटा की अश्व की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हैं, ठीक है। टेराकोटा की अश्व की मूर्तियाँ मिली हैं, अश्व मतलब घोड़ा की मूर्तियाँ मिली हैं, और दोहरी कब्र कहाँ मिली है, ठीक है। चंदोदड़ो में पाकिस्तान में स्थित है, जो बिना दुर्ग का शहर मिला, दुर्ग का मतलब होता है जो चारों ओर बाउंड्री जिसे बोलते हैं, उसे हम बाउंड्री को ही दुर्ग बोलते हैं। जो बिना दुर्ग वाला, उधर देखिएगा भी दुर्ग था, उधर बिना दुर्ग वाले वो थे, ठीक है। अब देखते हैं धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ, गुजरात में स्थित था, जो सिंधु नदी पर स्थित था, और जिसमें 3 भागों में विभाजित शहर में, 3 भागों में, तो इसके 3 भाग के शेष थे, तो इसमें माना जाता है कि पहले कुछ श्रेष्ठ लोग थे तो वो सबसे ऊंचे पर रहते थे, और उससे मतलब उससे कुछ नीचे पे जो है वैसे व्यापार वर्ग के लोग रहते थे, और सबसे नीचे वैसे मजदूर वर्ग रहते, ठीक है। और कालीबंगा जो घग्गर नदी पर है, वहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये चंद्रगुदौड़ा जो हम देख चुके हैं पाकिस्तान में, जो बिना दुर्ग वाले शहर मिले हैं, और धौलावीरा, ठीक है, ये चीज़ हम देख चुके हैं पहले ही उसमें स्लाइड में। अब हम देखते हैं कालीबंगा राजस्थान, जो
बनावली, ये घग्गर नदी पर था, ठीक है। और इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। राखीगढ़ी, इससे सिर्फ आप नाम रखे हैं, रोपड़, राखीगढ़ी और मिथालन हरियाणा में, जो भगवत राव जो है गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, कोट टीजी पाकिस्तान में, सितका कुंडोर पाकिस्तान में। इससे क्या है, आपको नाम याद रखना है, सिर्फ ये पता करना है ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और क्या नहीं है, ठीक है। यही आपको है, इसमें कोई, और जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो अब इसकी देखते हैं शहर की योजना क्या थी और संरचना क्या थी, ठीक है। तो शहर की योजना ये ग्रिड प्रणाली यानी शतरंज की प्रणाली की थी, मतलब सभी सड़कें समकोण पर कट रही थी, ठीक है। बाहर जो है सड़क की ओर दरवाजा थे, ठीक है। और घर दो मंजिला थे, और इन्हें साफ सफाई का भी ज्ञान था, जो है ना लेटरिन बाथरूम सब चीज़ थी, स्नानागार अलग था। तो इसमें क्या था, इनको ये ज्ञान था, और सड़कों की ओर इनके घर के मुख मिला करते थे। तो ये ग्रेड फ्लाई है, शतरंज के बोर्ड की तरह एकदम 90 डिग्री पर काटने वाली सड़कें थी, ठीक। ईंट की पंक्तियां वाले स्नानागार थे, और सीढ़ियों वाले कुओं में एक आयताकार घर पाए गए। तो इसका मतलब क्या है, आयताकार घर पाए गए, तो उसमें समय में भट्टों का भी ज्ञान था, तो ईंट पकी हुई मिली, पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो भूमिगत जल निकास व्यवस्था थी, बताइए। उस समय भूमिगत जल किलाबंद दुर्ग थी, ठीक है, जो दुर्ग किलाबंद थे, और भूमिगत जो है जल भी निकास करने की इनकी व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते कृषि क्या है, तो कृषि क्या है, जो है हिंडन कपास प्रमुख व्यापार का जो था, वो कपास का व्यापार था, जो उसका उत्पादन करते थे, ठीक है। प्रारंभिक लोग जो अ, किसका, कपास का और हिंडन का, और प्रमुख रूप से ज्यादातर पाया गया क्या, कपास, ठीक है, कपास पाया गया ज्यादा। अब देखिए चावल की भूसी का साक्ष्य पाए गए, ठीक है, लेकिन अभी चावल का कोई प्रमाण नहीं मिला, चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है। तो इससे है कि चावल को जो उत्पादन करना जानते हैं। गेहूं की खेती में पाए गए, ठीक है, गेहूं की खेती, जौ की खेती, और लकड़ी के खम्भों का प्रयोग किया गया। उन्हें लोग औजार के रूप में औजार की कोई जानकारी नहीं थी, और नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है। तो अब पशुपालन में देखते हैं, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर आदि, जो ऊंट का प्रयोग भी पूजा ढोने के लिए करते थे, ठीक है। तो हाथी गैंडे का भी सुतका गंडोर में घोड़े के अवशेष मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो से लोथल के घोड़े के साथ मिले हैं, ठीक है। तो प्राथमिक, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो घोड़े पर केंद्रित नहीं थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, जो प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी देखते हैं, उस समय प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी यानी चित्रकला क्या थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो उस समय देखो कांस्य की जब मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति, तो वहाँ पर कांस्य का उन्हें ज्ञान था, यानी तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाने का उन्हें प्रयोग आता था। पत्थर के औजारों का प्रचलन था उस समय। कुम्हार द्वारा निर्मित पहिए का पूर्णतः उपयोग किया जाता था। कांस्य आभूषण, सोने के आभूषण, नाव बनाने के लिए और ईंट बिछाने आदि जैसे अनेक प्रकार के व्यवसाय पाए गए थे। और सिंधु घाटी जो है की सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी व्यापार कैसा था, अनाज वजन का जो शॉप और सील, और दूसरी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की उपस्थिति व्यापार के महत्व में का प्रतीक थी, ठीक है। तो वजन कैसा था, अनेक मतलब जो सील बनाई जाती थी, उसमें कुछ जानवरों की फोटो बनाई जाती थी, उसमें उससे पहचान के लिए वो चीज़ लगा दी जाती थी, ठीक है। जैसे भैंस का घी है तो भैंस की फोटो वो, और गाय का है तो गाय की है। वैसे ज़्यादातर वहाँ पर गाय के ही साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, बैल के मिले हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली प्रणाली का उपयोग था। लोथल, सुतकागंडोर व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाले बंदरगाह शहर थे, ठीक है। यहाँ पर बंदरगाह व्यापार स्थल जो अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया, मेसोपोटामिया सभ्यता पर में ही दर्शन होते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक संगठन क्या था, एक मजबूत केंद्रीकरण जो प्राधिकरण के माध्यम से क्या था, प्राप्त सांस्कृतिक एकरूपता, ठीक है, जो किसी मंदिर या धार्मिक संरचना की उपस्थिति के साक्ष्य नहीं पाए गए। हड़प्पा में जो है संभवतः व्यापारिक वर्ग द्वारा शासित था, ठीक है, व्यापारी वर्ग द्वारा शासित था। हथियारों का प्रयोग ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो धार्मिक प्रथाएं क्या थी, देवी माता का जो है टेरिकोटा में जो मूर्ति मिली है, पल्लू और यौनी की पूजा करते थे। पशुपति महादेव की मूर्ति, और उनके पैरों के पास जो हिरण सहित हाथी, बाघ, गैंडे
के सर की घेरी के पाई गई। तो पशु और पेड़ और पशु पूजा, जो पीपल का पेड़ था उसकी पूजा के साथ मिले हैं। गेंडे के रूप में एक सींग वाला यूनिकॉर्न और कुवड़ वाले सांड का उपयोग मुख्य रूप से किया गया है सामान्यतः। ठीक है। और भूत और आत्माओं को भगाने के लिए ताबीज का प्रयोग करते थे उस समय, क्यों उस समय भी भूत आत्मा प्रचलित थी। हड़प्पा की लिपि जो थी वो कौन सी थी? हड़प्पा की लिपि पिक्टोग्राफिक ज्ञात थी, लेकिन अब तक इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। ठीक है। ये पत्थरों पर लिखी हुई मिलती है। ठीक है। केवल कुछ ही शब्द इसके पढ़े गए हैं। जो हड़प्पा की लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी मानी जाती है। ठीक है। अब वजन और मापन कैसे करते थे? व्यापार और वाणिज्य आदि के निजी संपत्ति के खातों की जानकारी को रखने के लिए मानकीकृत भार का मापन इकाई के में 16 गुना के रूप में, 16 के गुणज के रूप में किया करते थे, तौल के रूप में। ठीक है। 16 गुणज के रूप में, यानी जैसे है 16, 16 दूनी 32, यानी 16 गुनी 32 गुनी, या 16 की 4 गुनी, ऐसे मतलब वो बना था, तौल में उपयोग किया करते थे। अब देखिए हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन जो थे वो क्या थे? पेड़ों और गोलों की आकृति सहित अच्छी तरह निर्मित मिट्टी के जो बर्तनों की तकनीक, लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग की डिजाइन का चित्रण मिला है। ठीक है। सील का प्रयोग व्यापार और पूजा के लिए किया जाता था। सील पर भैंस, सांड, बाघ आदि के चित्र पाए गए। और चित्र क्या था? चित्र में एक नगन महिला की कांस्य प्रतिमा और दाढ़ी वाले वो बाबा जो थे उनकी शेरखड़ी की प्रतिमा मिली है। ठीक है। तो ये है। अब हड़प्पा में पत्थर का कम जो भारी काम देखने को मिला है, जो पत्थर खराब और कलात्मक कार्यों को दर्शाता है। उत्पत्ति और परिपक्वता और इसका पतन का कारण। पतन का कारण क्या है? पुरानी हड़प्पा बस्तियों में नीचे का सिंध प्रांत जो बलूचिस्तान है और कालीबंगन है, परिपक्व 1900 ईसा पूर्व में 2500 ईसा पूर्व तक सफल सभ्यता के पतन का कारण है। ठीक है। अब इसमें कोई पतन कारण निकट रेगिस्तान के विस्तार के कारण खारेपन में बढ़ोतरी के फलस्वरूप प्रजनन क्षमता कम हो गई है। ठीक है। अपने अपने मत दिए हैं इसमें, ये भी एक मत है। दूसरा मत है भूमि के उत्थान में अचानक गिरावट में बाढ़ का आना। ठीक है। तो ये भी एक दिया गया है। भूकंपों ने सिंधु सभ्यता के दौरान परिवर्तन पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के आर्यों के हमले से नष्ट हुई है, अपने अपने विचार दिए हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं इसके बाद में क्या है, बाद का शहरी चरण। जो इसके बाद का क्या हुआ 1900 से 1200 ईस्वी तक, जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उसे उप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो बाद की है। ठीक है। जो प्राथमिक ताम्र सभ्यता थी, बाद में हड़प्पा सभ्यता के जो विभिन्न चरणों में जो आहार सभ्यता और मालवा सभ्यता और जार्व सभ्यता, ये भी अनेक सभ्यता थी जो उसके समकक्ष में थी, तो उसको भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। ठीक है। और आप लोग देखते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगा। नमस्कार।